हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रोशन लाल, बिक्की भाई, मनोज भाई, सबको मेरा नमस्कार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक का नाम था मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना एवं नेत्र दोष, ये इसका क्लास नंबर 2 है। एक क्लास जो है वो शाम को 6 बजे हो चुकी थी कल, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हमने निकाली है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास को बाद में देखता है, पहले देखता है, आप कभी भी देख लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स की जो लाइव क्लास रहे वो 2 रहे, एक सुबह और एक शाम को। एक छोटी सी सूचना मैं आपको और दे देता हूं, प्लीज। बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर रहा हूं इस चीज के लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या थी कि सर जो आपकी जो क्लास है जब हम बाद में देखते हैं तो हम उसकी स्पीड थोड़ा और ज्यादा चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है ये आपको कल अपडेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का। आपको मैं आज ही कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज करूंगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दूंगा। मैं एक अपडेट लगाऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर, और जैसे ही मैं अपडेट लगाऊंगा आपको मैं मैसेज करूंगा। प्लीज आप सतर्क रहना, वो अपडेट आपको हर हालत में करना है। अगर आप वो अपडेट नहीं करोगे तो आप मेरी क्लास को देख ही नहीं पाओगे। क्लास चलती रहेगी, आज जैसे क्लास नंबर 2 चल रही है, कल क्लास नंबर 3 भी हो जाएगी, और फिर आप नहीं देख पाओगे। तो प्लीज आप मेरा जो मैसेज करूं मैं, उसको आप देख लेना कि डाबरा सर का वो सीधा मैसेज ये आएगा कि सभी विद्यार्थी अपनी अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर दबाना ओटीपी आएगा और आप एक नई एप्लीकेशन पे चले जाओगे। मतलब हमने एप्लीकेशन को मतलब नया फॉर्मेट में इसको हम तैयार कराया है। थोड़ा सा कोशिश करें कि इससे भी फास्ट वो काम करने लगे। देखते हैं, जैसा भी रहता है आप ही के लिए ये सुविधाएं मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। बाकी का जो स्टूडेंट्स बाद में भी क्लास देखते हैं उनसे भी कह रहा हूं, मेरा एक मैसेज आएगा, टेलीग्राम पर भी मैसेज छोड़ूंगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आएगा, यहां पर भी एक मैसेज छोड़ूंगा कि आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो कर लेना, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। चलिए बाकी का, दोस्तों हमारी कल की क्लास में जो बात हुई थी वो मानव नेत्र की संरचना को लेकर बात हुई थी। और मानव नेत्र की संरचना से जुड़े हुए हमने बहुत सारी चीजें। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। जितने भी विद्यार्थियों ने कल क्लास ली है उन सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना ए क्या है। बस वो यही पूछेगा। यहां पे ए क्या है, वी क्या है, सी क्या है, और अगर इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, ये डी क्या है। ये 4 पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं। बहुत सी बार हमारी परीक्षाओं में चित्रों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज मैं आपसे यहां से केवल 4 चीजें पूछ रहा हूं। ए बी सी डी क्या है? हाँ भाई हो जाएगा, ग्रुप डी से पहले केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास की शुरुआत में इस क्वेश्चन के साथ कर रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए ए क्या है, वी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जहां पर आपको एक चित्र दिया जाएगा और वो चित्र के आसपास लिखेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी।
तो भैया आपको बताना पड़ेगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो ए है वो कॉर्निया है, सॉरी, ए जो है वो उत्तल लेंस है। यहां ए क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है सर, ए समझ में आ रहा है, उत्तल लेंस है। दोस्तों अगर मैं वी की बात करूं तो मुझे बताइए वी क्या है चित्र में। तो वी है मेरे भाई आइरिस की पेशी। वी क्या है, नहीं 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 नहीं, वी ये देखो, वी वी आइरिस की पेशी है भाई। वी जो है वो है आइरिस की पेशी। इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं, परितारिका परितारिका परितारिका। सी क्या है, तो सी है यहां पर कॉर्निया। सी क्या है, तो सी पर मैंने बताया है कि जहां पर मैंने सी लिखा है वो कॉर्निया है। और डी जो है वो है पुतली या तारा। डी है पुतली या तारा। तो मेरा भाई प्लीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमारी परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस परत की बात करूं तो इसको ई नाम दे देता हूं। तो ई पे है स्केलेरा, स्केलेरा श्वेत पटल। इसके अंदर एफ पे जाता हूं तो एफ जो है उसका नाम कोराइड है। और अगर मैं इसके और भी अंदर जाता हूं तो चलिए जी पे चलो, तो यहां पर जी जो है वो रेटिना है। बहुत अच्छे से आराम से सीखा करो। अब मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं एच। ये एच क्या है, तो ये पक्षमाभी पेशी है। यहां ध्यान रखना, यहां पर जो द्रव भरा होता है उसका नाम है जलीय द्रव, एक्वस उमर। ये जलीय द्रव है। और मेरा भाई पीछे दो द्रव भरा होता है उसका नाम होता है कचाप द्रव। बहुत अच्छे से मैंने ये नेत्र की संरचना आपको समझाई है। ये हमारा कचाव द्रव होता है, के चाभे द्रव होता है, कचाव द्रव होता है। क्लियर है, यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क की तरफ जाती हैं सिग्नल लेकर। ये तंत्रिकाएं हैं जो सिग्नल लेकर जो है वो मस्तिष्क की ओर जाती है दोस्तों। चलिए, तो यहां तक की चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। ये जलीय द्रव ये है, ये वाला द्रव होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव इसको बोलते हैं, और ये पीछे वाले को बोलते हैं कचाप द्रव। दिलकेश जी, तो चित्र है ना, देखो मैं आपको एक फिर सलाह देता हूं। हमारी साइंस के अंदर, बायोलॉजी में चित्रों का बहुत महत्व है, और आपको चित्र बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बहुत क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, रेलवे की परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आपके चित्र सही करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। और बता दूंगा आपको हर पेपर के अंदर भी। पवन जी, पक्षमाभी पेशियों के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ये पक्षमाभी जो पेशी होती है ना, ये हमारे लेंस को पकड़े हुए है। पक्षमाभी पेशियों के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। पक्षमाभी पेशियों का एक ही काम है, वो आपसे ऐसे पूछेगा, लेंस को कौन सी पेशियां पकड़े हुए है या रोके हुए है। जी पवन जी, पक्षमाभी जो पेशी है उनका केवल यही काम है कि वो लेंस को पकड़े हुए है, लेंस को अपनी फोकस दूरी कम ज्यादा करने में सहायता करता है। ये जो पक्षमाभी पेशी होती है ना, तो ये क्या कभी कभी तन जाता है तो लेंस चपटा हो जाता है, कभी कभी
ऐसे शिथिल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये पक्षमाभी पेशियों का काम है लेंस को पकड़े रखना, लेंस की आकृति को बदलने में हेल्प करती है ये पक्षमाभी पेशियां। अब मैं आपको आज की क्लास में एक दो छोटे छोटे शब्द है उन पे मैं चर्चा करूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं, पहले उसको देखिए। एक शब्द होता है दृष्टिपरास। दृष्टिपरास किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी नेत्र के दो बिंदु है। नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। वापस सुनो, नेत्र का निकटतम बिंदु, नेत्र का निकटतम जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने सुना होगा। नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर है। भैया इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को आप 25 सेंटीमीटर से पास में लाओगे ना तो वो आपको धुंधली दिखाई देगी। हमारा नेत्र का जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो वो वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी। तो नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और नेत्र का दूरस्थ बिंदु अधिकतम कितनी दूरी पर आप देख सकते हो? नेत्र का जो दूरस्थ बिंदु है वो अनंत होता है। अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो ये अलग अलग है, काफी बार पूछे भी है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार मत करो मेरे भाई सचिन कुमार जी। जिन विद्यार्थियों ने अपने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, बुक मंगाने की आपको जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने मेरी क्लासें रेगुलर ली है, हर बात को नोट कर रखा है, तो शायद आपको बुक मंगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को आड़गिस आता है, लिख नहीं पाते हैं, अच्छे से लिखा नहीं है, 2 दिन लिखा है फिर नहीं लिखा, फिर 2 दिन लिखा है फिर नहीं लिखा, तो ऐसे विद्यार्थी मेरी बुक मंगा लीजिए। आपसे मैं कह रहा हूं, अगर वो बुक आपने मंगा ली तो आपको कहीं से भी किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो लाइन अगर मैं ज्यादा बोल देता हूं तो वो बातें वहां पर है इतना स्पेस कि अगर मान लीजिए मैं 2 लाइन ज्यादा बोल दिया तो वो वहां पे लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाती टाइम पे कोई चीज ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे नहीं है कि पहले नंबर दूसरे नंबर पे ब्लड है तो नहीं ब्लड ही पढ़ाओ गुरुजी, तीसरे नंबर पे ओ गुरु ये, ऐसा कोई नहीं। किताब के अंदर वो सभी टॉपिक मौजूद है। कोई से भी टॉपिक को हम कभी भी पढ़ा देते हैं, वो हमारी सुविधा है कि कौन सा टॉपिक कहां मैच करता है ना। तो मैंने आपको पहली भी क्लास में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं तो आपको बुक मंगाने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 दिन बना लिए फिर बंद हो गए, फिर 1-2 दिन बना लिए फिर बंद हो गए बनाना। तो ऐसे विद्यार्थी किताब मंगाइए और लिखने का झंझट खत्म करिए। भैया पुरानी और नई बुक में काफी अंतर है, एक बार चेक कर लो आप। एक बार प्लीज ये दोनों शब्दों को देखिए। नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूरस्थ बिंदु अनंत है। अब बात होती है दृष्टि परास किसको कहते हैं? दृष्टि परास होता है नेत्र का, नेत्र के निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु व
दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी को दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। दृष्टिपरास कहते हैं। दोस्तों, नेत्र जैसे ये हमारी आई है, तो ये नेत्र का निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये नेत्र का दूरस्थ बिंदु है अनंत, कितनी भी दूरी हो सकती है इसकी। इसके बीच की जो दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर, और अनंत के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं दृष्टिपरास। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु होता है अनंत। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। ठीक है, ये वाली बात। एक और बहुत अच्छी चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, एक नोट लिखा देता हूं। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक ठहरता है। ठहरता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमने देखी तो वो वस्तु हमारे रेटिना पर कम से कम 1/16 सेकंड तक ठहरेगी। अगर किसी चीज को आप ज्यादा देख रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी वस्तु को जब आप देखते हो तो वो रेटिना के ऊपर 1/16 सेकंड तक कम से कम रुकती है। जैसे आपने पेन देखा तो ये 1/16 सेकंड तक इसका इमेज आपके रेटिना पर रहता है। एक नोट और लिखा देता हूं। एक नोट ये है, मनुष्य की जो आंख है 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। दोस्तों, हमारी जो आंख है ना, ये एक, जैसे आपने कैमरों को देखा होगा, जब हम कभी कैमरा लेने जाते हैं ना तो वो बोलते हैं ये इतना मेगापिक्सल का है, ये इतना मेगापिक्सल का है। 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है आंख की क्षमता। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य की जो आंख है वो एक 576 मेगापिक्सल के बराबर काम करती है। कैमरे होते हैं भाई, कैमरों पे लिखा होता है ये कैमरा इतना मेगापिक्सल का, ये कैमरा इतना मेगापिक्सल का है ना। बहुत दूर दूर की चीजें हम देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अंतर्यामी हो आप, अंतर्यामी। चलिए मेरे भाई, एक छोटी सी चीज और आपको समझा दूं। शायद मुझे लगता है कि एक शब्द और आपको समझाना चाहिए, वो है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। थोड़ा इस शब्द को आप और अच्छे से समझ लो। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा।
समंजन क्षमता। इसको थोड़ा सा मैं मेरी भाषा में समझाऊं। कल भी बात हुई है दोस्तों। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमारी आंख है, आपकी आंख में एक लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। तो ये लेंस क्या करता है? लेंस क्या करता है? पास की वस्तुओं को भी देखा देता है और दूर की वस्तुओं को भी दिखा देता है। सुनो मेरी बात को। ये हमारा जो लेंस है ना, ये क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है। जैसे मान लीजिए, इसको पास की वस्तु देख रहे हो आप। मान लीजिए आप पास की वस्तु देख रहे हो, तो एक्चुअली क्या है, लेंस की फोकस दूरी कम करनी पड़ती है। आप ले दूर की वस्तु देख रहे हो तो उसकी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ती है। वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो लेंस अपनी फोकस दूरी को कम करता है। लेंस को अपनी फोकस दूरी कम करनी पड़ती है। लेकिन जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो लेंस को अपनी फोकस दूरी बढ़ानी पड़ती है। लेंस ये काम अपने आप कर लेता है। लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही समायोजित कर लेता है। इसी को लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है। अगर आपको पास की वस्तु देखनी है तो लेंस अपनी फोकस दूरी को कम कर लेता है। यदि आपको दूर की वस्तु देखनी है तो लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही बढ़ा लेता है। तो इसी को लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है मेरा भाई। परिभाषा लिखा देता हूं। परिभाषा यह है, लेंस की फोकस दूरी में लेंस की फोकस दूरी में लेंस की फोकस दूरी में स्वतः ही परिवर्तन होने की क्षमता को स्वतः ही अपने आप ही अपने आप ही परिवर्तन होने की क्षमता को क्षमता को समंजन नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप आराम से जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लीजिए। रेलवे पास कराने की मेरी गारंटी है ना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं सिखा रहा हूं, वो याद करिए। और YouTube पर जो क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो सीधी सी भाषा में बात कर रहा हूं, YouTube पर जो क्वेश्चन कराता हूं उन क्वेश्चनों को करते रहिए। मेरी गारंटी है, भगवान ने चाही तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि वो क्या चाहता है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की फोकस दूरी में अपने आप ही परिवर्तन होने की जो क्षमता है, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है।
ये है नेत्र की समंजन क्षमता। लेंस क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को खुद ही कम ज्यादा कर लेता है। ये एक मेरी भाषा में भी लिख देता हूं। लेंस अपने आप ही अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेता है। कम या ज्यादा कर लेता है। इसे ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। देखो, अब मैं आपको प्लीज, ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जो बातें मैंने अभी पढ़ाई है, अभी मैं आपको नेत्र दोष पढ़ाऊंगा। लेकिन नेत्र दोष पढ़ाने से पहले मैं आपको एक अपनी जो एनसीईआरटी की किताब है ना, एक बार वो पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। ये अपने कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब है। डिटो डिटो डिटो, मैंने वहीं से फोटो खींचा है। तो इसमें ना बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने अपनी जो एनसीईआरटी किताब है ना 10वीं वाली, उसी का फोटो खींचा है। बहुत मुझे लगा था बहुत शानदार लिखा हुआ है। इसमें बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। मैं इसको आपको और अच्छे से पढ़ के बता दूं। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, एनसीईआरटी क्या आप पढ़ते नहीं हो इसलिए, लेकिन जिस दिन पढ़ लोगे ना आनंद आ जाएगा। देखो, मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा अपनो एनसीईआरटी। देखिए, समंजन क्षमता की हम बात कर रहे हैं। अभिनेत्र लेंस मतलब आंख वाला लेंस की बात हो रही है। अभिनेत्र लेंस जो है, ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। मैं अगर बात करूं कि हमारा जो लेंस है, ये एक प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है। ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन और जल से मिलकर बना होता है। हमारी जो आंख का जो लेंस होता है, ये आप मेरी भाषा को सुनिए, हमारा जो आंख का जो लेंस होता है, ये प्रोटीन और जल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और जल, या फिर ऐसे कह सकते हैं रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं यार, एक बार पढ़ लो यार, अगर टाइम हो ना कहीं तो एनसीईआरटी को पढ़ लो और जहां जहां लगे ना अंडरलाइन कर लो। अब मुझे लग रहा है ना कि ये लाइन बहुत शानदार है कि लेंस किसका बना होता है। अगर मान ले ऐसे कैसे आ जाए कि भाई आंख का जो लेंस है वो किसका बना होता है, तो आप ये लाइन पकड़ो, रेशेदार जेलीवत प्रोटीन का बना होता है। यही लाइन पकड़िए आप। ठीक है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। वो ये कह रहा है कि लेंस जो है ना, लेंस ये क्या करता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा अपने आप को कम या ज्यादा कर सकता है, अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है। आपको ये तो मैंने बता दिया कि अपना ये रहा लेंस। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखो। और लेंस को कौन पकड़े हुए, पक्षमाभी पेशियां। जी हां। एक बार हम देखेंगे कि लेंस जो है वो पतला हो जाता है, एक बार लेंस मोटा हो जाएगा। लेकिन ये पतला और मोटा किसकी वजह से होता है, पक्षमाभी पेशियों की वजह से। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। पक्षमाभी पेशियां जब आपकी शिथिल होती है या पक्षमाभी पेशियों में तनाव आता है, तब ये लेंस जो है ये पतला मोटा हो जाता है। पतला मोटा हो जाता है लेंस है ना जो। लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। लेंस की लेंस की वक्रता, ये वक्रता इसको बोलते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए लेंस मोटा हो गया, लेंस
पतला हो गया, तो इसकी वक्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वक्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। तो लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। अरे मेरी भाषा में सुनिए, अगर लेंस मोटा हो रहा है तो भी फोकस दूरी बदलेगी, और लेंस चपटा हो रहा है तो भी फोकस दूरी बदलेगी। तो अगर लेंस की वक्रता में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा, उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। अब सुनिए, यहां से आगे कुछ लाइनें मजेदार है, बहुत अच्छी है, इसको अंडरलाइन कर लेना मेरा भाई। जब पेशिया शिथिल होती है, शिथिल शिथिल मतलब तनी हुई होती है, तनी, शिथिल का मतलब है तनी हुई, तनी हुई। जब पेशिया तनी हुई होती है, शिथिल होती है, शिथिल, जब पेशिया शिथिल होती है, तन जाती है, तो लेंस पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाता है, इससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अंडरलाइन कर लो, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। बहुत अच्छी चीज है मेरा भाई, मेरी बात को समझो। मैंने मेरी भाषा में पढ़ा दिया, हर बात सिखाने की कोशिश करिए, फिर भी कह रहा हूं कि एक बार एनसीईआरटी को पढ़ दो यार, मेरे साथ साथ मजा आ जाएगा, है ना। देखो ये कितनी अच्छी बात लिखी है। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है, शिथिल होने का मतलब है लेंस पतला होगा, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। फोकस दूरी बढ़ती क्यों है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है। देख भाई क्या बात हो रही है। ये जो पक्षमाभी पेशी है, जब ये शिथिल होती है मतलब तन जाती है, शिथिलता आती है, तो लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है। और यदि लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ओ भाई बहुत अच्छा पॉइंट है यार, नहीं तो क्यों खोलता मैं। और फोकस दूरी बढ़ने से हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कोई दिक्कत है? चारों तरफ से समझा रहा हूं, हर तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ से लिख रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, एनसीईआरटी खोल के पढ़ा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, और तब भी नहीं समझ में आया ना, तो भगवान भी उतर के नीचे आ जाएगा, कोई नहीं समझा सकता आपको। फोकस दूरी बढ़ानी है, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब क्या होता है? पास की वस्तु देखते हैं ना तो क्या होता है? पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां जो है ना वो सिकुड़ जाती है, पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। अब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ेगी तो लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और लेंस मोटा हो जाता है।
पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाता है। और लेंस मोटा होने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। मैं अपनी भाषा में यहां समझा दूं, यदि पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है, पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ने से लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है और लेंस मोटा होने से फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, जिसकी वजह से हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब सुनो मेरी बात को दोबारा से। देखो हो क्या रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारा जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है। जब उसको दूर की वस्तु देखनी है तो वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, और उसको पास की वस्तु देखनी है तो वो अपनी फोकस दूरी को घटा लेता है। और ये काम अपने आप होता है हमारे अंदर। इसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है, इसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। देखो सब बातें मैंने पढ़ा दी, लेकिन फिर भी मुझे ये जब मैं खुद पढ़ रहा था ना एनसीईआरटी, तो बड़ा आनंद आ रहा था इन लाइनों को पढ़ के। देखो मेरे भाई, देख ले ये परिभाषा इसकी। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। देखिए ये इसकी परिभाषा है। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, ये मैंने मेरी भाषा तो लिखाई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या होती है एनसीईआरटी में, रामायण लिख रही है, ये देखो पूरी रामायण लिख रही है, पढ़ लो रामायण। अब रामायण में से क्वेश्चन निकालना बहुत टेढ़ी खीर है मेरे भाई। स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, रामायण में से क्वेश्चन निकालना ये टेढ़ी खीर है। किताब पढ़ोगे ना तो ऐसे रामायण लिख रही है, अब देखो ये रामायण लिख रही है, पूरी रामायण है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या निकालना, कुछ भी नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन निकालने बस। अब क्या क्या क्वेश्चन है वो, नंबर एक तो समंजन की परिभाषा लिखी हुई है, भैया याद कर लेना। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर लेता है, इसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। एक देखो एक बात देखिए इसमें, ऐसे भी नहीं है कि फोकस दूरी को बिल्कुल कम कर दे, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा था ना एक एक वास्तव में एक साइज होती है, उससे छोटा नहीं कर सकता। ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान ले अपने लेंस की सच में एक सीमा होती है कि भाई हमारा लेंस इससे छोटा नहीं होगा, एक सीमा होती है कि भैया हमारा जो लेंस है ना इससे छोटा नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है बिल्कुल ऐसे हो जाएगा यूं यूं, ऐसे नहीं होता। तो विज्ञान में कहिए कि हमारे लेंस की एक सीमा होती है सिकुड़ने की भी, और लंबा होने की भी एक सीमा है। ऐसी नहीं है ओ पता चलो लेंस इतना लंबा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। कोई यहां से बैठा बैठा तुझे पाकिस्तान थोड़ी देखना है, यही कह रहा है वो। देखो लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है,
किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख से अत्यंत निकट कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला। देखो ये कह रहा है कि जब हम किसी किताब को बिल्कुल पास से पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये है डाबरा सर की किताब, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लाओगे क्या पढ़ पाओगे? नहीं नहीं, धुंधला धुंधला दिख रहा मुझे, नहीं, है ना? तो इसकी एक सीमा होती है यार, कि मान लो आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ऐसे, तो देखो ऐसे करो बिल्कुल, क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाई इसकी एक सीमा है। तो इसका जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है और दूरस्थ बिंदु क्या है? अनंत है। दूरस्थ बिंदु क्या है? अनंत है। प्रतिबिंब धुंधला है या आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी भी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्रों को कम से कम यहां लिखा है कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। यह है न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के आराम से स्पष्ट देखी जा सकती है, उसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे हम न्यूनतम दूरी बोल दो या निकटतम बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु आंख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये तो निकटतम दूरी की परिभाषा बताई है इन्होंने। भाई आपको खींच खांच के यहां पर एक लाइन है, वो ये है कि हमारी आंख का जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूरस्थ बिंदु जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। बायोलॉजी ज्यादा पढ़िए एनटीपीसी के लिए, ठीक है। अब देखो, वह दूरस्थ बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है, और ये दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ये दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। एक परिभाषा और है, ठीक है, बस यही है, यही है इसमें। बाकी का मैं अगर इस पेज की बात करूं तो इस पेज में से मैं आपसे कहूंगा केवल आपको 3 बातें याद करनी है। बात नंबर 1, समंजन क्षमता की परिभाषा याद करनी थी एक तो आपको, ठीक है ना? एक अच्छी है, इसमें बढ़िया लिखा हुआ है, और साथ में ये वाली बात भी निकाल लेना, काम की बात है ये भी। लेंस जब पतला होता है तो फोकस दूरी बढ़ती है जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, और एक इधर क्या है, लेंस जब मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है और पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाते हैं। ये बात थोड़ा सा याद कर लेना। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेत्र दोषों के ऊपर। नेत्र दोष एक बार आप हेडिंग पे लगा लो। मैंने कल शाम की क्लास में कहा था कि दिन में क्लास होगी, तो एक बार हेडिंग पे लगाइए नेत्र दोष। आंखों में होने वाले, मैं आपको हमारी एनसीईआरटी में 4 रोग दे रखे हैं, उनको मैं एक एक करके आपको पढ़ा देता हूं। नेत्र दोष ये है आंखों में होने वाले रोग है। पक्षमाभी पेशी ये होती है यार मेरे भाई, जैसे ये कॉर्निया है, ये हमारा लेंस है, तो इस लेंस को पकड़े हुए है ये है पक्षमाभी पेशियां। इनकी वजह से ही लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता है। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक की बातों में? जितने भी भाई अभी लाइव आए हैं आज, मुझे कमेंट करके बताइए, नेत्र दोष पढ़ा रहा हूं, कोई अभी तक कोई दिक्कत है? नेत्र दोष का मतलब है आंखों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोग हैं जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में दे रखे हैं।
चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव है, मैं आपको नेत्र दोष से जुड़ी हुई कुछ बातें यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, आराम से आपको समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो रोग है उसका नाम है, कौन सा पढ़ना है पहले, निकट या दूर दृष्टि दोष रोग? सबसे पहले हम पढ़ते हैं दूर, कोई सा भी पढ़ सकते हो आप, है ना, ऐसी बात नहीं है। दूर दृष्टि दोष रोग। इसका इंग्लिश नाम और याद कर लेना मेरे कहने से, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया पढ़ लेना। इसका इंग्लिश नाम और याद कर लेना, हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष रोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार चार लाइनें याद करनी है आपको। कितनी कितनी लाइनें? चार चार। शायद मुझे लग रहा है मैं मेरे जीवन में ही पहली बार क्लास ले रहा हूं 11 बजे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम अभी क्या टाइम है, जितने भी बच्चे ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन की तैयारी करें ना, उनके पास अभी टाइम है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार सिलेबस हो जाए, फिर हम दुनिया भर का रिवीजन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपके पास थोड़ा समय है, इसका उपयोग कर लो। यह है कहानी, बाकी आपकी मर्जी है। एक बात ये फिक्स रखना, देखो मेरा भी मन कभी कभी ये कहता है, सच बता रहा हूं, जिस तरह से एनटीपीसी की एग्जाम डेट एकदम आई है, आ गई, ये लो एग्जाम, कहीं ऐसा नहीं हो पता चले कि जुलाई में सुनवाई हो और अगस्त में एग्जाम कराने लग जाए। भैया रेलवे, ये सच में किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं तो आपसे ये कहूंगा, पहले एक बार अच्छे से हम फिजिक्स को कर लेते हैं, पूरे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं। मेरा टारगेट है ओनली फॉर एनसीईआरटी। रेलवे केवल एनसीईआरटी पे चलती है, इसके अलावा कुछ चाहिए तो साइड में इसे पढ़ते रहो। अब सुनो, दूर दृष्टि दोष रोग में क्या होता है। इस रोग में व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, दूर दृष्टि में, जी हां, दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, देखो रोग का नाम है दूरदृष्टि, लेकिन मेरे भाई इसमें उल्टा चलता है। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन इस व्यक्ति को पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। लेकिन इस व्यक्ति को पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, मतलब धुंधली दिखाई देती है। दिक्कत क्या हुई समझना, थोड़ा सा और समझना, जितना हो सके शब्दों को स्पष्ट कर लो। मैं एक छोटी सी चीज आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि हम क्या है, कभी कभी हवा में पढ़ते हैं चीजों को, हवा में, और एनसीईआरटी में इतनी बारीकी से बातें लिखी होती है कि हम उन चीजों तक ध्यान ही नहीं देते। तो मैं एक ही बात आपको बार बार कह रहा हूं
चीजों को बहुत स्पष्ट पढ़ो, छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उनको और अच्छे से देखिए, नहीं तो होगा क्या, आप पढ़े भी होंगे और क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को समझने की कोशिश करिए। दूरदृष्टि दोस्तों, इस रोग में क्या होगा, व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे को दूर की वस्तु ठीक दिख रही है अभी, लेकिन हो सकता है पास की वस्तु धुंधली दिखाई दे रही है। तो इसमें गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी ये हुई कि आपका जो निकटतम बिंदु है ना उसके साथ में गड़बड़ी हो चुकी है। भाई पास की वस्तु धुंधली दिख रही है, पास की वस्तु धुंधली दिख रही है, मतलब आपका जो निकटतम बिंदु है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। इसमें क्या होता है, देखो नियम ये कहता है अगर सब कुछ सही है, समझना बात को, अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना, सब कुछ सही है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, जी हां सर आप सही कह रहे हो, अगर सब कुछ ठीक है ना तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया कि इस वाले रोग में प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के पीछे जाके बनने लग जाता है। जी हां दोस्तों, इसमें क्या है, इस रोग में लिख देता, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस रोग में लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के, रेटिना पर नहीं बन के रेटिना पे न बन के रेटिना के पीछे बनता है। देखो क्या गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी क्या हुई, ये अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ी क्या हुई। इस रोग में ये गड़बड़ी हुई कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनने चाहिए था एक्चुअली वो रेटिना के पीछे जाके बनने लग गया। अरे भाई निकटतम बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो वो निकटतम बिंदु जो है ना 25 सेंटीमीटर वो दूर हट जाता है। मतलब जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था एक्चुअली में वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनने लगता है, यहां बनता है। निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर रहता है वो बढ़ गया है। इस वाले रोग में ये दिक्कत आती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, इसका मतलब जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना के पीछे जाके बनने लग गया, इसका मतलब गड़बड़ी होना शुरू हो गई। अभी बताया था ना लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ती है, एक बात को फिर समझने की कोशिश करो, एक बात अभी समझाई थी मैंने, लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ेगी, लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ेगी,
जब लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना कुछ हो गया, तो अब इसका निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस को हम, मेरे भाई ध्यान रखना, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हर चीज को समझना पड़ता है। इसको एकदम और क्लियर करो। पहली बात तो इसका इंग्लिश नाम याद करना, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टिता भी बोलते हैं इसको, दूरदृष्टिता। ऐसे समझो इसको, इसमें जो रोग का नाम है ना, रोग का नाम है, वो वस्तु उसको साफ दिख रही है। एक बार ये क्लियर करो, जो रोग का नाम है वो वस्तु उसको साफ दिख रही है। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु धुंधली दिखती है। ऐसा क्या क्यों हुआ है? ऐसा ऐसा हुआ है कि इसमें क्या हो गया कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। लेंस में गड़बड़ी हुई है, लेंस में गड़बड़ी हुई है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। एक्चुअली में जो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है वो दूर हट गया, दूर हट गया, फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई। अब बढ़ गई तो दिक्कत हो गई। अब क्या है, एक्चुअली चश्मे लगाइए, चश्मे में लगा लो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा पास में लाके मिला देगा। उत्तल लेंस लगाइए। एक चित्र में आपको और दिखा दूं, एनसीईआरटी का ही है, चलो लास्ट में दिखा दूंगा वो चित्र है ना। ये पहला रोग हो गया। अब है हमारे पास में दूसरा, निकट दृष्टि दोष रोग। निकट दृष्टि दोष रोग। निकट दृष्टि दोष रोग, इसको इंग्लिश बोलिए मायोपिया। मायोपिया। देखो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लोगों ने क्या कर रखा है, पागल बनाने के लिए, लोगों ने पागल बनाने के लिए, जो मैंने पहला पाठ पढ़ाया था ना ऑप्टिक्स, प्रकाश की, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो आपको 3 हिस्सों में बांट देते हैं इस पाठ को, 4 हिस्सों में। पहले तो वो पढ़ाएगा प्रकाश का परावर्तन, है ना, पढ़ा देगा 2 दिन, परावर्तन पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मेरी बात को, लोग बच्चों को कैसे पागल बना रहे हैं। पहले तो भैया हम आपको इतने पाठ पढ़ाएंगे फिजिक्स में, पहला पाठ पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है गुरुजी। दूसरा पाठ पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, बढ़िया गुरुजी, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 3 दिन चलेगा ये टॉपिक हमारे अनुसार तो, ठीक है, ये पढ़ा दिया गुरुजी। बच्चों अब हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, अच्छी बात है गुरुजी, 2-3 दिन दर्पण भी पढ़ाया जाएगा। चौथा पाठ बच्चों अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ये चौथा पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है गुरुजी, बहुत खुशी की बात है, गुरुजी ने 4 पाठ पढ़ा दिए। बच्चों हम 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा, आ, ये वाली तो बात हो गई लेंस में, लेंस की क्षमता भी पढ़ा देंगे, वो लेंस की क्षमता ज्ञात करो, ठीक है, दर्पण हो गए, ठीक है। बच्चों अब हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मानव नेत्र की संरचना, ठीक है भाई साहब, मानव नेत्र की संरचना एवं नेत्र दोष हो गए, नेत्र दोष पढ़ा दिए 5 मिनट। कुछ लोग क्या करें बच्चों, हम एक प्रिज्म वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। अरे यार, एक पाठ के 25 टुकड़े कर दिए तुमने, एक पाठ है जिसको लोग बच्चों को पागल बनाने में रख रहे हैं। वो पाठ गुरुजी, वो मास्टर ने तो देखो
एक पाठ, दो, तीन, चार, पांच, छह, सातवां में व्यतिकरण, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन, पर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ाते भी नहीं बहुत सारे लोग, तो कोई बात नहीं, है ना। 8 पाठ हो गए गुरुजी हमारे फिजिक्स में। अरे 8 नहीं यार, एक पाठ हुआ है। क्यों टुकड़े कर रहे हो पाठों के बिना काम पे? बच्चों को पागल बना रहे। 8 पाठ हो गए साहब बच्चों के, लिख दिए, हो गया 8 पाठ। अरे उनको बोल दे एक पाठ हुआ है फिजिक्स का। क्यों पागल बना रहे हो बिना काम पे? लोगों को परावर्तन अलग पढ़ा रहे हो, अपवर्तन अलग पढ़ा रहे हो, दर्पण अलग पढ़ा रहे हो, लेंस अलग पढ़ा रहे हो, नेत्र की संरचना हो गई, प्रिज्म अलग पढ़ रहे, क्या है भैया? अरे भैया ऑप्टिक्स है, 20 घंटे का टाइम लगेगा तो लगेगा, सीधी सी बात है। अक्षय प्रजापति जी, अरे गुरुजी आपने सही बोला कि ऐसा ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा जो आज तक नहीं पढ़ा होगा, और हमें पूरा समझ में आ गया। बस भाई मैं तो यही कहूंगा, टाइम तो लगता है यार, कोई ये कह रहा है, लेकिन यार चीजों को मैं कह रहा हूं ना, ऐसा मक्खन बना दूंगा कि जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी। लेकिन एक बार रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा मेरा भाई, थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करता रहना है, हल्का हल्का रिवीजन आप करते रहिए। और एक अपडेट लगाऊंगा एप्लीकेशन पे, बार बार पर्दे खोल लेना, मैं मैसेज भेजूंगा, अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा वो पहले विद्युत धारा आएगा, इसके बाद विद्युत धारा का चैप्टर आएगा, उसके बाद में चुंबक वाला चैप्टर आएगा। पहले विद्युत धारा फिर चुंबक। कक्षा 10वीं में पहले विद्युत धारा है, पहले विद्युत धारा पढ़ेंगे फिर चुंबक पढ़ेंगे। दोस्तों निकट दृष्टि दोष रोग में क्या होता है? इस रोग में या इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वह दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। उल्टा चलता है भाई इसमें। ठीक है, देख भाई इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि में उल्टा चलता है, उल्टा। अपने दिमाग में सेट करो, कभी कभी गड़बड़ी हो जाए, खूब याद होते हुए गड़बड़ी हो जाती है। निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखेगी। देखो ऐसे सेट करो इसको, दिमाग में निखिल कुमार जी इसको ऐसे सेट करो, निकट दृष्टि का मतलब है उसको निकट की वस्तु साफ दिख रही है, दूर की वस्तु उसको धुंधली दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो दूरस्थ बिंदु है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। इसमें क्या होता है लिख देता हूं, इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना पे ने बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है।
प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, देखो समझो। इसमें इस रोग में ये हुआ, सब कुछ ठीक है, नियम ये कहता है कि आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसा हुआ, फोकस दूरी कम होने से, लेंस की फोकस दूरी कम होने से, लेंस की फोकस दूरी कम होने से, अरे लेंस मोटा हो चुका है, लेंस मोटा हो गया, लेंस की गड़बड़ी हो गई यार, लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, तो जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना के पहले ही बन जाता, पहले बन जाता है। समझो इस बात को। नियम ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर सब कुछ सही है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पे जाके। लेकिन एक्चुअली इस रोग में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले बन गया, यहां बने। इसका मतलब फोकस दूरी कम हो गई। फोकस, अरे प्रतिबिंब यहां नहीं बन के यहां बन रहा, पहले बन गया, फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई तो फिर इसको वापस कुछ इलाज करो इसका। तो इसका निवारण करना है, इसके निवारण के लिए चश्मे में, निवारण के लिए चश्मे में अप्तल लेंस, अप्तल लेंस का दूसरा नाम है भाई अपसारी लेंस। अपसारी लेंस प्रकाश को फैलाता है, फैलाता है, अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष रोग, मायोपिया, इंग्लिश नाम भी याद कर लेना भाई। देखो मेरे पे तो इंग्लिश खैर कम आती है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लेना। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसका बड़ा रीजन है कि लेंस की फोकस दूरी यहां कम हो जाती है। हेलो, हाँ भाई, इसमें क्या है ध्यान से सुनिए। निकट दृष्टि दोष रोग में क्या होता है कि एक्चुअली गड़बड़ी हो जाती है कि लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो कम हो गई। और लेंस की फोकस दूरी कम कब होती है, जब लेंस मोटा हो जाता है। देखो यार इसको भी थोड़ा ध्यान रखने काम की चीज है ये वाली चीज। देखो, पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाएगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। ये रोग हो गया, ऐसे समझो एक रोग हो गया कि हमारी पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ गई है, परमानेंट सिकुड़ गई है, लेंस मोटा हो गया, फोकस दूरी घट गई है। फोकस दूरी घट गई है तो मेरी बात को समझिए, फोकस दूरी घट गई है तो जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना के पहले बन रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, चश्मा लगवाओ, चश्मे में वो अप्पर लेंस लगाएंगे जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और वो वापस से प्रतिबिंब रेटिना पे चला जाएगा। एक रोग और है, तीसरा रोग, बस 10 मिनट की क्लास और है। तीसरा जो रोग दे रखा है वो है जरा, जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता।
जरा दूर दृष्टिता। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या नाम दे रखा है? एस्टिगमेटिज्म, जरा दृष्टि रोग नहीं, जरा दृष्टि रोग को हम बोलेंगे प्रेस बायोपिया। इसको इंग्लिश में नाम जो देते हैं ना वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बोलते हैं इसको, प्रेस बायोपिया। अब देखो इसमें इसमें क्या है, इसको ऐसे समझो इस लाइन को। देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है, दूर दूर दृष्टि में, जैसे पहला एक रोग पकड़ो, दूर दृष्टि दोष रोग, तो इसके निवारण के लिए देखो दूर ऊ ऊ ऊ ऊ उत्तल लेंस लगाओ। छोटी सी ट्रिक है जो मुझे थोड़ा सा ध्यान है। जैसे रोग का नाम है दूर दृष्टि रोग, दूर दृष्टि दोष रोग, तो इसके निवारण के लिए चश्मे में क्या लगाना है? उत्तल है, ऊ की मात्रा है दूर, उत्तल लेंस लगा देने यहां पर। इसके बाद पूरा केमिस्ट्री अभी लाइव होगा भाई, इसके बाद पूरा केमिस्ट्री लाइव होगा। दोस्तों जरा दृष्टि में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, लेंस कमजोर हो जाता है, लेंस कमजोर हो जाता है, लेंस के अंदर जो लचीलापन है वो खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को, जिसकी वजह से व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों तरफ से चला गया, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों होगा क्या, देखो एक साधारण सी बात है यार, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उम्र के साथ साथ लेंस की जो समंजन क्षमता है, फोकस दूरी को कम ज्यादा करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बुढ़ापे की बात हो रही है, बुढ़ापा की बात है ना। अपनी तो ठीक अभी कर रही है आंख कुछ काम है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना मेरे भाई, तो न तो पास की वस्तु सही दिखेगी न दूर की वस्तु सही दिखेगी, दोनों तरफ से ही चली जाएगी बातें। ये भी रोग ही तो है और क्या है। तो फिर इसका निवारण करना है तो एक्चुअली इसमें तो दोनों तरफ की फोकस दूरी बिगड़ गई ऐसे मान लो, तो इसके निवारण के लिए चश्मे में, निवारण के लिए चश्मे में द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब समझो, मैं आपको बता दूं, आप कभी कोई अपनी दादा की चश्मा देख जो, वहां में कहीं हो गए एक ही लेंस में दोनों लेंस फिट कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना ऊपर है ना अवतल लेंस लगा दिया जाता है और नीचे उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। कभी देखना जैसे आप लोग कोई दादा वगैरह हो गए ना, तो दादान की चश्मा देखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
एक ही लेंस में दोनों लेंस लगा देते हैं, एक ही लेंस में दोनों लेंस, वहां ऊपर तो लगा देगा अवतल और नीचे। कभी कभी देखना जैसे दादा वगैरह ऐसे देखते ही हैं, एक ही चश्मा में एक ही लेंस में दोनों फिट कर देते हैं, इसी में उत्तल लग रहा है इसी में अवतल भी लग रहा है, तो वो कभी कभी ऐसे करते कभी ऐसे कर लेते, ऐसे करते ऊपर नीचे कर लेते, दिख जाती है, मामला सेट हो जाता है। तो ये है जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष रोग भी इसे कहते हैं, इसको हम जरा दृष्टि दोष रोग भी कह देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, न तो पास की वस्तु साफ दिख रही न दूर की वस्तु साफ दिख रही, दोनों तरफ से मामला खराब हो गया है, तो दुई फॉक्सी लेंस लगा दीजिए। हमारी एनसीईआरटी में तो ये 3 रोग दे रखे हैं, 3 रोग है एनसीईआरटी के अंदर तो, लेकिन एक चौथा रोग और है, उसको मैं आपको लिखा दूं, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी दृष्टि वैषम्य रोग चौथे नंबर का एक रोग है, दृष्टि वैषम्य रोग। इसको बोलते हैं एस्टिगैमेटिज्म। एक्चुअली ये क्या होता है, कॉर्निया की गोलाई में परिवर्तन की वजह से होता है। देखो ये जो रोग है ना, यह रोग कॉर्निया की गोलाई में, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता की वजह से होता है। लेंस का नहीं है रोग, कॉर्निया जो होता है ना अपना कॉर्निया, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता की वजह से होता है, अनियमितता की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति के सामने ऐसे कुछ वस्तुएं एक साथ क्षैतिज रख दी, ऐसे क्षैतिज, मान लीजिए मैंने एक साथ कुछ क्षैतिज वस्तुएं रख दी और इसी के साथ साथ कुछ वस्तुएं मैंने ऊर्ध्वाधर वस्तु रख दी, ऊर्ध्वाधर है ना, खड़ी वस्तु रख दी। तो एक्चुअली इसके साथ ये दिक्कत होती है, अगर हम इस व्यक्ति के सामने क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर एक साथ वस्तु रख देते ना, तो वो चीजों को पहचान नहीं पाता है जल्दी से, अपने साथ ही गड़बड़ी हो जाती है, उनके साथ क्या है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यही है। ये है, अगर इसके सामने हम इस तरह से कुछ चीजें रख दें तो वो इन चीजों में बहुत जल्दी से अंतर नहीं कर पाता है। इसका निवारण क्या है, इसका निवारण है, एक्चुअली कभी हमने भी नहीं देखा, चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये दे रखा है एक, उसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एक हमारी एनसीईआरटी में लास्ट 2 मिनट एक शब्द और है, मोतियाबिंद, एक शब्द और है मोतियाबिंद। कैटारैक्ट बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटारैक्ट।
कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। भैया लास्ट है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, ज्यादातर किसको होती है, महिलाओं को। ये मोतियाबिंद जो रोग है अधिकतर मेल महिलाओं में देखने को मिलता है। एक्चुअली इसका कारण ये बताया जाता था पहले तो, कि जो लोग धूल और धुआं के कणों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, जैसे मान लीजिए लेडीज है, खाना बनाती है, पहले आजकल तो गैस आ गए, पहले तो गांव में आप जानते ही हो, तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लेंस है ना वो दूधिया हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, लेंस जो है वो दूधिया हो जाता है। लेंस दूधिया हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस जो है धुंधला हो जाता है ना। अगर आप जान रहे हो, अगर लेंस ही धुंधला हो गया तो इससे क्या है कि वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखती तो है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है इस रोग में। इलाज क्या है भैया, ऑपरेशन ही इसका इलाज है। ऑपरेशन के द्वारा उस परत को हटवाइए जो धुंधली परत छड़ी हुई है, ऑपरेशन कराइए, सीधी सी कहानी है। ऑपरेशन के द्वारा इस परत को हटाइए जिसकी वजह से वो धुंधली हो रखी है। एक्चुअली लेंस है ना, लेंस, इसके ऊपर एक सफेद सफेद सी परत छाने लग जाती है, ऐसे ऐसे परत छा जाती है, तो वो लेंस क्या है, वो दूधिया दिखने लगता है। इसको शल्य चिकित्सा भी बोलते हैं, शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन से भी हम इसको हटवा सकते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है, और आजकल आर्टिफिशियल लेंस भी लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो लेंस लगा देते हैं, है ना। तो ये पूरी कहानी है। इसको इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी लगा दिया जाता है। आजकल एक लेंस लगा देते हैं तो आप जानते हो ऑपरेशन होता है आंखों का, लेंस लगा दिया जाता है। तो ये था पूरा मेरा भाई मानव नेत्र की संरचना और नेत्र दोष। लगभग 1.5 घंटे की 2 क्लासें हो चुकी है इसके ऊपर, तो पूरा इसको अच्छे से पढ़ना, सब कुछ मैंने बता दिया। एक भाई का बीच में किसी का मैसेज आया था, आप कहाँ गया, वो सो गया क्या? देख भाई, सोना तो है ही नहीं है जिस दिन नौकरी नहीं लगी तब तक। कह रहे सर एक तो आइरिस की पेशी के बारे में, पक्षमापी पेशियों के बारे में बता दो। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, पक्षमापी पेशियों का काम है लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करवाना। पक्षमापी पेशियों के द्वारा ही लेंस की फोकस दूरी कम ज्यादा करी जाती है। ये पक्षमापी पेशी या तो वो तन जाएगी या सुकड़ जाएगी, जिसकी वजह से लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता है। देसी भाषा में बोलूं तो इस लेंस को पकड़े हुए कौन है, कौन रोके हुए है? पक्षमापी पेशियाई तो रोकती है इसको। ये तो केवल पक्षमापी पेशी के लिए इतना सा बोल दीजिए। और एक कह रहा था भाई पुतली या तारा, कुछ नहीं बोलना। पुतली या तारे में से लाइट अंदर जाएगी। लाइट अंदर कहां से जाती? पहले तो कॉर्निया से घुसेगी लाइट, कॉर्निया के बाद लाइट कहां से घुसेगी? पुतली या तारा से घुसेगी, है ना। फिर इस लेंस से घुसेगी। यहां क्या हो रहा है? हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। भाई प्रकाश पास होता हुआ, भाई प्रकाश पास होता हुआ जा रहा है, पास होता हुआ जा रहा है, पास होता हुआ जा रहा है, पास होता हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यहां पर, यहां हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। आइरिस की पेशी की बात करूं तो आइरिस की पेशी
मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी होती है और इन आइरिस की पेशियों के अंदर मेलेनिन वर्णक होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों का रंग नीला, काला, भूरा दिखाई देता है। और आइरिस की पेशी क्या करती है? पुतली के आकार को कम ज्यादा करती है। पुतली के आकार को कम ज्यादा करती है आइरिस की पेशियां। ये राजन जी, जो कलर ब्लाइंड वगैरह जो रोग है ना, ये आनुवांशिक बीमारियां है जो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंड आनुवांशिक रोग है, गुणसूत्रों में अनियमितता की वजह से होता है। कोई इलाज नहीं है मेरे भाई कलर ब्लाइंड का। कलर ब्लाइंड एक आनुवांशिक रोग है, बायोलॉजी में जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, रोगों के अंदर। कलर ब्लाइंड का कोई इलाज नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता है। आंखों का रोग रतौंधी भी है, क्रिएटियो मलेशियाई भी है, जीरो पिथेलेमिक भी है, ट्रेकोमा रोग भी आंखों में होता है। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहो, खुश रहो। और मैं शाम को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। एक टॉपिक और है, मैं इसी में पढ़ा दूं। इसी में कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की किताब में एक छोटी सी क्लास आपकी और लगाना चाहता हूं मैं। या तो उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, 10 मिनट की वीडियो है वो, लास्ट 10 मिनट का एक वीडियो वो बना के मैं डाल दूंगा। इसी चैप्टर का एक वीडियो है, या तो लाइव ही आ जाऊंगा या बना के डाल दूंगा। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को फिर मिलते हैं 6 बजे। अच्छे रहो, खुश रहो और अपने आप को एक्टिव करिए। किसी के पास समय की कमी है मेरे भाई, किताब मंगा ले, दोनों किताबें मार्केट में है, आप दोनों किताबें मंगा लीजिए अच्छे से और पढ़ डालो। एक अपडेट आएगा, उसका ध्यान रखना। मैं क्लियर तरीके से आपको बोल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा। उस अपडेट को आप देख लेना, नहीं तो आप क्लास नहीं देख पाओगे। ये हमारी किताब हो गई और ये हमारी बायो की किताब है। आप दोनों किताब मंगा लो और पढ़ डालो इनको। थैंक यू। बाकी का मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।